गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीएनसी चल रहा था हमारा और पीएनसी में हम लोगों को आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है सर्कुलर परम्यूटेशन यानी वृत्तीय क्रमचय। ठीक है, सर्कुलर परम्यूटेशन या वृत्तीय क्रमचय। इस टॉपिक में देखिए, अभी तक हम जो परम्यूटेशन में पढ़ रहे थे उसमें हम लोग एक कतार में चीज़ों को व्यवस्थित करते थे। ठीक है, यानी कि एक लाइन में हम चीज़ों को अरेंज करते थे। तो उसमें हमारे पास आप देख सकते हो कि हमारे पास एक प्रॉपर हर एक अरेंजमेंट की शुरुआत भी होती थी, एक प्रॉपर हर एक अरेंजमेंट का अंत भी होता था, बिगिनिंग और एंडिंग होती थी। सर्कुलर परम्यूटेशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि आप किसी गोले में या गोलाकार टेबल पर कुछ लोगों को बैठाना चाहते हो। जैसे बोर्ड मीटिंग्स होती हैं ऑफिस में, गोल टेबल पर, है ना, प्रॉपर गोल टेबल ले लो आप, जिसमें आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि वो अरेंजमेंट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो आता है रैखिक क्रमचय और वृत्तीय क्रमचय में वो है एंडिंग का और स्टार्टिंग का। लीनियर परम्यूटेशन यानी कि रैखिक क्रमचय में आपको हमेशा हर एक अरेंजमेंट का स्पेसिफिक स्टार्टिंग भी दिखता है और स्पेसिफिक एंडिंग भी दिखता है। लेकिन जहाँ तक सर्कुलर परम्यूटेशन की बात है, इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं दिखता है। तो इसमें हमें किसी और तरीके से काम करना पड़ता है। तो इसमें आप देखिए, मान लीजिए मैंने जो बोला मैं उसको मैथमेटिकली समझा रहा हूँ कि मेरे पास 5 व्यक्ति हैं, ए, बी, सी, डी और ई। ये 5 व्यक्ति हैं। इन 5 व्यक्तियों को मुझे एक कतार में अरेंज करना है। ठीक है, पंक्ति में व्यवस्थित करना है मुझे इनको, पंक्ति में व्यवस्थित करना है। तो इसके कितने तरीके होंगे आप सभी को पता है। 5 लोग हैं, 5 जगह हैं, n लोग n जगह, n फैक्टोरियल तरीके होते हैं, 5 फैक्टोरियल तरीके हैं। अच्छा, अब इन 5 फैक्टोरियल यानी कि 120 तरीकों में से अगर मैं आपके सामने कुछ अरेंजमेंट्स यहाँ रखूं, जैसे पहला है ए बी सी डी ई, है ना, दूसरा हो गया बी सी डी ई ए, तीसरा हो गया सी डी ई ए बी, चौथा हो गया डी ई ए बी सी और लास्ट में हो गया ई ए बी सी डी। मैंने इन 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स में से कुछ 5 अरेंजमेंट्स अलग निकाल के रख दिए हैं। अब इसमें आप देखिए, हर एक अरेंजमेंट एक दूसरे से अलग दिख रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हर किसी में स्टार्टिंग अलग है, हर किसी में एंडिंग अलग है, हर किसी में स्टार्टिंग अलग है, एंडिंग अलग है। आप देख सकते हो स्टार्टिंग और एंडिंग से ही हम ये डिफरेंस पैदा कर पा रहे हैं और पहचान पा रहे हैं इन तरीकों को। लेकिन अगर मैं सपोज करो इन्हीं 5 लोगों को इसी व्यवस्था के साथ, इन्हीं 5 लोगों को इसी व्यवस्था के साथ एक गोले में अगर बिठाऊं, अब ध्यान देना। अब मैंने क्या किया, पहला अरेंजमेंट है ए बी सी डी और ई, दूसरा अरेंजमेंट है बी सी डी ई और ए, तीसरा अरेंजमेंट है सी डी ई ए और बी, फिर आता है डी ई ए बी और सी, और फिर आता है ई ए बी सी और डी। अब आप देख सकते हो जब मैंने इनको एक गोलाकार टेबल पर बिठाया और अब मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई बताओ ये अरेंजमेंट सेम है या डिफरेंट है,
तो आप देख सकते हो, आप कोई भी नहीं बता सकते क्योंकि एक गोलाकार टेबल है, इसमें ये सब अरेंजमेंट एक जैसे ही नजर आते हैं, क्योंकि ना तो आपको प्रॉपर एंडिंग पता पड़ रही है, आपको पता ही नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से हुआ है, और आपको पता ही नहीं है कि एंड कहाँ से हुआ है। तो जब आपको ये पता ही नहीं है कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, एंडिंग कहाँ से हुई है, तो फिर हम इन पांचों में डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये पांचों परम्यूटेशंस, ध्यान से सुनिएगा, ये पांचों परम्यूटेशंस जो रैखिक व्यवस्था में अलग अलग दिख रहे थे, जब हमने इनको एक वृत्त पर अरेंज किया तो ये एक ही हो गए। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये था कि 5 रैखिक क्रमचय दरअसल एक वृत्तीय क्रमचय बन गए, है ना। रैखिक क्रमचय को लीनियर परम्यूटेशन कहते हैं, इसलिए एलपी कहा जाता है। वृत्तीय क्रमचय को सर्कुलर परम्यूटेशन कहते हैं, इसलिए सीपी कहा जाता है। याद रहे, हो सकता है मैं आगे एलपी और सीपी ही कहूं। तो 5 एलपी यानी कि 5 रैखिक क्रमचय एक सर्कुलर परम्यूटेशन यानी वृत्तीय क्रमचय के बराबर आए। वहां पर वो 5 अलग अलग थे, यहां पर वो गोले पर जब बैठे तो एक ही हो गए। इसका मतलब जो 5 फैक्टोरियल लीनियर परम्यूटेशन होंगे वो 5 फैक्टोरियल बटे 5, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं बचपन वाला, सर्कुलर परम्यूटेशन के बराबर होंगे। कहने का मतलब 4 फैक्टोरियल सर्कुलर परम्यूटेशन के बराबर होंगे। कहने का मतलब 5 - 1 फैक्टोरियल कर सकते हैं अपन, सर्कुलर परम्यूटेशन के बराबर होंगे। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा, n वस्तुओं को एक सर्कल पे, एक वृत्त पे अरेंज करने के तरीके क्या होंगे, वो हमें यहां से मिल जाता है। देखिए अब इसका मतलब है, पहली बात, n भिन्न वस्तुओं को किसी वृत्त पर व्यवस्थित करने के तरीके कितने होते हैं, n - 1 फैक्टोरियल। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, n भिन्न वस्तुओं में से अगर आपको कुछ को लेकर अरेंजमेंट करना है, n भिन्न वस्तुओं में से आपको r की ही व्यवस्था करनी है, r को वृत्त पर व्यवस्थित करने के जो तरीके होंगे वो होंगे, पहले n में से 4 को, r को सिलेक्ट करो और फिर उन r को वृत्त पे अरेंज कर दो, r - 1 फैक्टोरियल से। ये हैं आपके सर्कुलर परम्यूटेशन के फॉर्मूले। एक में तो आप n वस्तुएं हैं तो n को ही अरेंज कर रहे हो, और एक में n वस्तुएं हैं लेकिन n में से r को अरेंज करने को बोला गया है, तो NCR, पहले उन r को सिलेक्ट किया जाएगा और फिर उन r को सिलेक्ट करके हम लोग एक वृत्त पर बैठाएंगे, और बैठाने के तरीके हैं r - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब एक नोट अपन लिखते हैं, उसमें अपन को कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखिए, मान लीजिए हमारे पास 4 भिन्न वस्तुएं हैं, और इनको हमें एक वृत्त पर अरेंज करना है। तो कितने तरीकों से अरेंज होंगे, 4 - 1 फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 तरीकों से अरेंज होंगे। करेक्ट है, ओके। अब जरा देखिए, मैं अरेंजमेंट कर रहा हूं यहां पर।
मान लो 4 लोग थे ए बी सी डी, तो पहले वो ऐसे बैठ गए। ये मैं किस तरह की व्यवस्था कर रहा हूं, ये मैं क्लॉकवाइज अरेंजमेंट कर रहा हूं, यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में। क्लॉकवाइज अरेंजमेंट जब आप करोगे तो चीजें क्लॉकवाइज ऑर्डर में चेंज होंगी। बी इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा। अगले में बी इधर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा और सी इधर आ जाएगा। ये सब ऊपर वाले अरेंजमेंट्स कैसे हुए हैं, ये सब क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स हुए हैं, ठीक है। नीचे मैं कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। तो जब एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट करूंगा तो जैसे यहां पर ए बैठा है तो अब बी यहां आएगा, यहां सी आएगा और यहां डी आएगा। फिर यहां ए आया, यहां सी आया, यहां बी और यहां डी। फिर यहां ए, यहां बी, यहां डी और यहां सी। करेक्ट। ये सारे अरेंजमेंट हो गए आपके एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देख सकते हो 3 अरेंजमेंट्स तो हमें मिले हैं क्लॉकवाइज में और 3 अरेंजमेंट्स हमें मिले हैं एंटी क्लॉकवाइज में। कहने का मतलब साफ है, जब इन तीन को जोड़ोगे तभी 6 बनेगा। इसका मतलब ये जो तरीका होता है इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को अलग अलग माना जाता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पढ़कर आपको कुछ ऐसे कंडीशंस भी मिलेंगे जहां पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को अलग अलग नहीं माना जाएगा, तो वहां पर आपको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि जितने क्लॉकवाइज होते हैं उतने ही एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। तो अगर आपको उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि आपको उन दोनों में से एक ही लेना है, तो एक लेने के लिए आपको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो वो मैं लिखवा देता हूं आपको। तो अपन ये कह सकते हैं कि इसमें यानी इस नोट में क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज व्यवस्थाएं भिन्न हैं, ठीक है। कैसी हैं? भिन्न हैं। और ये भी हमें पता पड़ा कि वृत्तीय क्रमचय में जो क्लॉकवाइज व्यवस्थाएं होती हैं वो बराबर होती हैं एंटी क्लॉकवाइज व्यवस्थाओं। ये भी हमें पता पड़ गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि मान लो कभी किसी एग्जाम्पल में, जैसे फूल माला का एग्जाम्पल होता है या नेकलेस का एग्जाम्पल होता है, अगर इनके बारे में अपन बात करें तो कई बार क्या होता है कि अरेंजमेंट्स जो होते हैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वो सेम ही हो जाते हैं। तो उस केस में क्या होगा, तो एक स्टार लगाकर लिखेंगे, यदि क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज व्यवस्थाएं भिन्न न हो तो उस केस में क्या होगा, अगर n वस्तुएं हैं और n में से आपको n का ही क्रमचय करना है तो तरीका हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। या n वस्तुएं हैं, n में से आपको r का क्रमचय करना है तो तरीका हो जाएगा NCR इंटू r-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 कर देंगे अगर वो व्यवस्थाएं भिन्न ना हो तो, ठीक है। तो ये सर्कुलर परम्यूटेशन की थ्योरी है, इतनी सी ही थ्योरी होती है इसमें। अब अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन से समझेंगे कि किस तरीके से अपन को डील करना है, ठीक है। क्वेश्चन है जैसे कि 20 व्यक्तियों को किसी ने घर पे आमंत्रित किया पार्टी के लिए, ठीक है। जिसने आमंत्रित किया उसको होस्ट कहा जाएगा, H
मेहमान नवाज, ठीक है। कितने तरीकों से इन 20 व्यक्ति जो कि P1 है, P2 है से लेकर P20 है, कितने तरीकों से इन 20 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति हमेशा होस्ट के आसपास बैठेंगे? कोई 2 व्यक्ति हमेशा होस्ट के आसपास बैठेंगे। क्वेश्चन में हिसाब से यूं कहा गया है कि भाई 2 पर्टिकुलर व्यक्तियों को किसी होस्ट के पास बैठना है। तो अपन एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, होस्ट है और वो जो 2 पर्टिकुलर लोग हैं वो है P1 P2 मान लो। तो ये 2 तरीके से बैठेंगे, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, ठीक है। यही व्यवस्थाएं हैं इनकी। तो आप मुझे बताओ, अगर 20 में होस्ट में जोड़ दिया जाए तो 21 हो जाएंगे। अपन वापस लीनियर परम्यूटेशन के फॉर्मूले पर चलते हैं। अपन को इन 3 लोगों को हमेशा साथ में रखना है, इनकी गठरी बनाएंगे। गठरी बनाए भाई साहब, 3 लोगों को समेट के कितने लोग बचे अब हमारे पास? 21 में से 18। उस गठरी को फिर से जोड़ दिया, कितने हो गए? 19। अब गठरी को यानी कि 19 लोगों को अरेंजमेंट करना है। गठरी जुड़ गई 18 लोगों में, 19 हो गए। अब 19 लोगों को अरेंज करना है हमें वृत्त में। तो 19 लोगों का अरेंजमेंट क्या होगा वृत्त में? 19 - 1 फैक्टोरियल। और ये गठरी आपस में चेंज होगी, P1 P2 अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। तो कितने तरीके से करेंगे? 2 फैक्टोरियल तरीके से करेंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसके बाद एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लो कि भाई हमारे पास 4 मैन हैं और हमारे पास 4 वुमन हैं। कितने तरीकों से एक वृत्त पर इनको बिठाया जाए कि कोई भी 2 वुमन साथ में ना बैठें, कोई भी 2 औरतें साथ में ना बैठें। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले मैन को बिठा दो। जैसा कि मैंने बताया, ऐसा जब भी होता है तो गैप मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो पहले मैन को बिठा दिया। मैन को हमने सर्कल पर बिठाया तो कितने तरीकों से बैठेंगे? 4 - 1 फैक्टोरियल तरीके से बैठेंगे। ये तो हो गया मैन का अरेंजमेंट, 4 मैन का अरेंजमेंट, करेक्ट है? ओके, थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए। हज़ारों बच्चे हमारे वीडियोस देख रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं आप उन पर क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल चाहिए वो भी उस लिंक पर क्लिक करके प्रीमियम कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अब इन गैप्स में वो 4 वुमन बैठेंगी, इन गैप्स में वो 4 वुमन बैठेंगी, W1, W2, W3, W4। और ये चारों अपनी जगह बदल सकती हैं। 4 औरतों को 4 जगह बदलनी है। कितने तरीके से बदली जा सकती हैं? इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें खास बात यह है कि जो मैन थे, जो पहले बैठे थे, वो सर्कुलर परम्यूटेशन के हिसाब से बैठे थे और जो बाद में बैठी हैं औरतें वो लीनियर परम्यूटेशन के हिसाब से बैठी हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने तरीकों से 7 व्यक्तियों को, कितने तरीकों से 7 व्यक्तियों को एक गोलाकार टेबल पर बैठाया जाए, एक गोलाकार टेबल पर बैठाया जाए कि किन्हीं भी 2 व्यवस्थाओं में, किन्हीं भी 2 व्यवस्थाओं में सेम पड़ोसी ना हो, किन्हीं भी 2 व्यवस्थाओं में सेम पड़ोसी ना हो। कितने तरीकों से 7 व्यक्तियों को एक गोलाकार टेबल पर बैठाया जाए कि किन्हीं भी 2 व्यवस्थाओं में सेम पड़ोसी ना हो, सेम पड़ोसी ना हो। अब इस बात को समझो, मान लो हमारे पास 4 लोग थे, मान लो हमारे पास 4 लोग थे। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। इन 4 लोगों को अगर मुझे एक वृत्त पर अरेंज करना है तो एक तरीका तो ये है, यहां पर मैं अगर ए के अड़ोसी पड़ोसी पर नजर डालूं तो वो डी और बी है, और यहां पर मैंने व्यवस्था की है क्लॉकवाइज। अगर मैं ए को इधर बिठाऊं, बी को इधर, सी को यहां और डी को यहां, तो ये व्यवस्था हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। इस केस में भी ए के पड़ोसी तो सेम ही रहे। अब इसने बोला है कि पड़ोसी सेम नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये 2 व्यवस्थाओं में से हमें एक ही व्यवस्था लेनी है। इसका मतलब यह है कि यहां पर एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम माने गए हैं, और जब ऐसा होता है तो हमें
टोटल अरेंजमेंट करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ता है। क्या बात समझ में आ गई आपको? ये क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको समझना पड़ेगा कि कब आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को एक जैसा लेना है और कब आपको उनको भिन्न रूप में लेना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है हमारे पास कि 7 बॉयज और 7 गर्ल्स हैं, इनको हमें अरेंज करना है एक गोलाकार टेबल पर। पहला जो क्वेश्चन है वो ये दिया गया है आपको कि कोई भी 2 गर्ल्स साथ में न हो, कोई भी 2 गर्ल्स साथ में न हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर्कल बनाया, पहले हम बॉयज को बिठाएंगे, बिठा दिया। कितने तरीकों से बैठेंगे बॉयज? 7 - 1 फैक्टोरियल तरीके से। अब ये जो गैप्स आए हैं, इन गैप्स में हम अगर गर्ल्स को बिठा दें तो हर एक लड़की दूसरी लड़की से अलग ही बैठेगी। 7 लड़कियां हैं, 7 गैप्स हैं, तो 7 फैक्टोरियल तरीके से लड़कियां बैठ जाएंगी। ये आपने 7 बॉयज का अरेंजमेंट किया है, ये आपने 7 गर्ल्स का अरेंजमेंट किया है। ये काम हुआ है सर्कल पे और ये काम हुआ है लीनियर परम्यूटेशन से। ठीक है, ये थोड़ा सा देखने, क्योंकि सर्कल में क्या होता है कि n चीजें अगर बैठती हैं तो वो n गैप्स ही क्रिएट करती है, जबकि रेखा में क्या होता है, रैखिक क्रमचय में क्या होता है, n वस्तुएं अगर हैं तो वो n+1 गैप्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, दूसरा है कि एक पर्टिकुलर बॉय तथा एक पर्टिकुलर गर्ल कभी साथ ना बैठे। तो मान लो कि भाई B1 और G1 वो लड़का लड़की हैं जिनको हमें साथ में नहीं बिठाना, तो हम क्या करेंगे, इनके अलावा जितने भी लोग हैं, कितने लोग बचे? 12 लोग बचे। उन 12 को यानी कि B2, B3, G2, B4 इन सबको बिठा दिया। तो 12 लोगों को सर्कल पर बिठाने का तरीका 12 - 1 फैक्टोरियल। अब इन 12 लोगों को बैठाने से कितने गैप्स बनेंगे? 12 गैप्स बनेंगे। ठीक है, उन 12 में से 2 गैप्स को हम सिलेक्ट करते हैं और एक में B1 बिठा देंगे, एक में G1, या एक में G1 एक में B1। कितने तरीकों से? 2 फैक्टोरियल तरीकों से। ये आपका आंसर हो गया। थर्ड टाइप है कि बॉयज तथा गर्ल्स एक के बाद एक बैठे, एक के बाद एक बैठे तथा एक पर्टिकुलर बॉय यानी निश्चित लड़का तथा एक पर्टिकुलर गर्ल निश्चित लड़की कभी साथ न बैठे। बॉयज तथा गर्ल्स एक के बाद एक बैठे हैं, तो एक के बाद एक बैठे हैं तो अपन इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई टोटल अरेंजमेंट निकाल लें जब वो अल्टरनेट बैठे थे, माइनस जब वो पर्टिकुलर बॉय तथा पर्टिकुलर गर्ल्स साथ में बैठे हैं।
ठीक है, साथ में बैठे। कहने का मतलब भाई जब वो अलग अलग बैठ रहे हैं, बॉयज गर्ल्स ऑल्टरनेट बैठ रहे हैं, तो ये तो हमने फर्स्ट पार्ट में किया है, वो आया था 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। अब इसमें से हमें माइनस करना है जब मान लो B1 और G1 साथ में हो। क्या करेंगे वो आप सामने देखिए। भाई मैंने क्या किया कि B1 और G1 को तो अपन साथ में ही रखेंगे, तो इनके तो गठरी बना दी मैंने। ओके, अब बचे हुए बॉयज कौन है मेरे पास? B2, B3, B4, B5, B6, B7, और बची हुई गर्ल्स कौन है मेरे पास? लेट्स से G2, G3, G4, G5, G6 और G7। तो इन 5 लड़कों का अरेंजमेंट, 6 लड़कों का अरेंजमेंट मैंने सर्कल पर किया। कितने तरीकों से होगा? 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। फिर मैंने इन 6 लड़कियों का किया अरेंजमेंट, ये कितने तरीकों से होगा? 6 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है, क्योंकि 6 ही गैप्स बचे थे। अब ये सब बैठ गए। इन सब के बैठने के बाद मुझे इस गठरी को बिठाना है। कितने गैप्स बने यहां पर देखो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गैप्स है, क्योंकि 12 लोग बैठे हुए हैं। इन 12 में से मैं एक गैप को सिलेक्ट करता हूं गठरी के लिए। अब गठरी कैसे बैठेगी? मान लो मैंने अगर ये वाला गैप सिलेक्ट किया, ये वाला गैप सिलेक्ट किया, तो B3 के बाद फिर G1 बैठेगा और उसके बाद B1 बैठेगा। एक ही तरीके से बैठेंगे वो, क्योंकि ऑल्टरनेट भी तो होना है उनको, बॉयज के बाद गर्ल और गर्ल के बाद बॉय आना है। अगर मैं ये वाला गैप लेता हूं तो G3 के बाद फिर B1 बैठेगा और फिर G1 बैठेगा। क्या गर्ल के बाद बॉय, बॉय के बाद गर्ल, गर्ल के बाद फिर से बॉय। ये ऑर्डर मेंटेन भी तो रहना जरूरी है। तो इसका मतलब ऐसा करने का तो केवल एक ही तरीका है, गठरी को अरेंज करने का केवल एक तरीका है। तो हमारा जो आंसर हो गया है वो हो गया है 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 12C1। ये है हमारा आंसर। इसको मैं एक और टेक्निक से कर सकता हूं, सामने देखिए। अब इसी को अपन टेक्निक 2 से करते हैं। टेक्निक 2 में मैं क्या करूंगा देखिए, समझिएगा ध्यान से। पहले मैं B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7 को बिठा देता हूं। कितने तरीकों से बैठेंगे? 7 माइनस 1 फैक्टोरियल तरीकों से बैठेंगे। अब जो गर्ल है G1, जिसको B1 के पास नहीं बैठना है, तो वो यहां नहीं बैठेगी, वो यहां भी नहीं बैठेगी, लेकिन वो यहां बैठ सकती है, यहां बैठ सकती है, यहां बैठ सकती है, यहां बैठ सकती है। तो इसका मतलब जो गर्ल है, गर्ल नंबर 1, उसके लिए कितनी चॉइसेस हैं? 5 चॉइसेस हैं। इन 5 में से कोई भी एक वो सिलेक्ट कर लेगी और बैठ जाएगी जाकर। ये आपकी गर्ल नंबर 1 बैठी है, ठीक है, क्योंकि B1 के अगल बगल उसको नहीं बैठना था। अब मान लो यहां पर आपकी गर्ल नंबर 1 बैठ गई। अब बाकी गर्ल्स के लिए कितनी जगह बची? 1 2 3 4 5 6, 6 गर्ल्स 6 जगह, 6 फैक्टोरियल तरीके से बैठ जाएंगी। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 5C1 इंटू 6 फैक्टोरियल भी वही आंसर है जो यहां से आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, गुड क्वेश्चन इट इज। 15 व्यक्ति एक वृत्त पर बैठे हैं। कितने तरीकों से 3 लोगों का चयन किया जाए कि उनमें से कोई भी 2 क्रमागत ना हो? मतलब मान लीजिए हमारे पास पर्सन्स हैं P1, P2, P3 से लेकर P15। इनको मैंने एक सर्कल पर बिठाया। इस तरीके से बैठे हैं।
P15 तक। और आपको ये बताना है कि 3 लोगों को इनमें से चुनना है जो कि कॉन्जिक्यूटिव तरीके से ना चुने गए हों। ठीक है, 3 लोगों को चुनना है। ठीक है प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में हज़ारों बच्चे रोज़ाना ये बोलते हैं कि सर ये वाला चैप्टर पढ़ाएं या वो वाला चैप्टर का वीडियो डालें। तो हम उन बच्चों से रिक्वेस्टफुल मैनर में ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और बेल आइकन को हिट करें। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन वीडियोस की आप लोग डिमांड कर रहे हैं वो हमने ऑलरेडी हमारी चैनल पर डाले हुए हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी चैनल पर जाएं और वीडियोस देखें। तो अपन इसको ऐसा करते हैं कि टोटल अरेंजमेंट निकाल लेते हैं 15 लोगों का, और उसमें से अपन माइनस कर देते हैं जब कोई 2 क्रमागत हों, क्योंकि 3 लोग हमें चुनने हैं, प्लस जब कोई 3 क्रमागत। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि 2 क्रमागत हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 3 क्रमागत हो जाए, तो ये केस हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 15 लोगों में से 3 को चयन करने का तरीका, तो 15 से 3 हो गया। अब बात करते हैं जब कोई भी 2 क्रमागत हो। 2 क्रमागत हो मतलब कि P1 P2 साथ में हो जाए या P2 P3 साथ में हो जाए, इस तरीके से P15 P1 साथ में हो जाए। तो हमारे पास टोटल 15 तरीके हैं। अब इसको ऐसे समझो कि आपके पास, मान लो आपने P1 और P2 को सिलेक्ट कर लिया, एग्जैक्टली 2 ही क्रमागत चाहिए, तो अब आगे P3 नहीं आना चाहिए और पीछे P15 नहीं आना चाहिए। करेक्ट है? तो इसका मतलब इन दोनों को भी हटाना पड़ेगा। इन 2 को तो मैं हटा ही चुका हूं, 15 में से 2 गए 13। ठीक है, और इनको भी हटा दिया मैंने, तो कितने बच गए मेरे पास अब? 11। तो अब जो 11 बचे हुए हैं उनमें से मैं किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकता हूं 11C1 तरीके से। मतलब P1 P2 को तो मैंने पहले सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अब क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 ही क्रमागत होने चाहिए थे, तो ना तो मेरे पास P3 आना चाहिए था अगला, ना ही मेरे पास P15 आना चाहिए था, तो ये 2 और हट गए। तो 15 में से 2 तो पहले ही जा चुके थे 13, और 13 में से 2 और चले गए तो 11। अब मेरे पास जो 11 लोग बचे हैं, मतलब P1 P2 P3 P15 के अलावा, उनमें से अगर मैं किसी भी एक को सिलेक्ट कर लूंगा P1 P2 के साथ, तो वो इनके साथ क्रमागत नहीं होंगे। तो 11C1 तरीके से मैंने सिलेक्ट कर लिया, और ऐसे 15 जोड़े बनाए जा सकते हैं, इसलिए इंटू 15। ये तो हो गया जब कोई 2 क्रमागत हो। अब अपन को सोचना है जब कोई 3 क्रमागत हो। 3 क्रमागत का तो बहुत ही सिंपल केस है, क्योंकि 3 क्रमागत में यह है कि P1 P2 P3 हो जाएगा, या फिर P2 P3 P4 हो जाएगा। इस प्रकार से P15 P1 और P2 हो जाएगा। 3 क्रमागत के तो केवल 15 ही केस हैं, तो इसका मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 15C3 माइनस 15 इंटू 11C1 प्लस 15। ये मेरा आंसर है, जिसको सॉल्व करने पर 275 आता है। अब इसी क्वेश्चन की टेक्निक 2 देखिए, ये भी काफी अच्छी है। टेक्निक 2 में क्या करेंगे देखिए, इस वृत्त पे जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से हमें 3 व्यक्ति सिलेक्ट करने हैं। मान लो मैंने एक व्यक्ति सिलेक्ट किया P1, कितने तरीकों से सिलेक्ट हो जाएगा? 15C1। मतलब मेरे को एक व्यक्ति सिलेक्ट करना है। लेट से कि मैंने P1 सिलेक्ट कर लिया, तो रैंडम सिलेक्शन होगा 15C1। ठीक है, वो P1 भी हो सकता है, P2 भी हो सकता है, P3 भी हो सकता है, बट लेट से कि वो जो 15C1 में से मैंने सिलेक्ट किया वो P1 था। ठीक है, तो 15C1 तरीके हो गए। अब ना तो आपको P15 लेना है, ना ही आपको P2 लेना है इसके साथ, क्योंकि फिर ये क्रमागत हो जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, अब जो बचे हुए हैं हमारे पास रिमेनिंग, वो रिमेनिंग कितने हैं? इन 3 के हटने के बाद 12 बचे। अब याद करो, हमने राजधानी एक्सप्रेस का एक क्वेश्चन किया था जिसमें उसके बीच में जो स्टेशंस आते थे उनमें से हमें 4 सिलेक्ट करने थे, जिनमें से कोई भी 2 क्रमागत ना हो।
ऐसे ही अब इन 12 में से हमें 2 बंदों को सिलेक्ट करना है जिनमें वो दोनों क्रमागत ना हो। तो उसका फॉर्मूला होता था n माइनस आर प्लस 1CR। आज हम वही करेंगे। हमारे पास है 12, कितने क्रमागत नहीं होने चाहिए? 2 प्लस 1C 2। करेक्ट है। एक तो ये आ गया। अब इसमें एक फाइट है। क्या फाइट है? देखो, जब आपने P1 सिलेक्ट किया और P15 और P2 सिलेक्ट नहीं किया, तो हो सकता है आपने P1 के साथ एक बार P3 लिया हो, एक बार P5 लिया हो। डेफिनेटली ले सकते हो। तीनों में से P1 P3 P5 को लेने पर हमारे पास कोई भी क्रमागत 2 व्यक्ति नहीं आ रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी दिन आपने 15C1 से P3 को सिलेक्ट कर लिया हो और फिर आपने वो जो 2 सिलेक्शन किए फर्दर 2 व्यक्तियों के, वो P1 और P5 के रूप में हो गए हो। मतलब P1 को सिलेक्ट किया पहले तो P3 P5 आ गया, P3 को सिलेक्ट किया तो फिर P1 P5 आ गया। ऐसे ही मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि 15C1 में मेरे पास एक बार P5 आ जाए और फिर बाकी के 2 P1 और P3 हो जाए। तो इसका मतलब ये एक ही कॉम्बिनेशन मेरे पास कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार रिपीट हो रहा है। तो मुझे इस आंसर में बदलाव करना पड़ेगा और इसको डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर आएगा 15C1 इंटू 11C2 अपॉन 3। ये मेरा आंसर है। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो भी कितना आएगा? 275 ही आएगा। ये 2 तरीके हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इसी सेम टू सेम कंसेप्ट पर कुछ और ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस भी डेवलप किए जाते हैं, जो कि मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रेगुलर ऑक्टागन है। रेगुलर यानी कि उसकी भुजाएं समान लंबाई की होंगी, ऐसा। इससे आपको इसके शीर्षों को जोड़कर आपको त्रिभुज बनाने हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी त्रिभुज की भुजा इस ऑक्टागन की भुजा नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आप कोई ट्रायंगल ऐसा बनाते हो यूं, तो ये ट्रायंगल मान्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल की एक भुजा इस ऑक्टागन की भी भुजा है। उसे ना वही मना करा है, त्रिभुज की कोई भी भुजा सम अष्टभुज की भुजा ना हो। तो ऐसे ट्रायंगल आपको नहीं लेने हैं। तो कैसे ट्रायंगल लेने हैं? आपको ट्रायंगल इस टाइप के लेने हैं। बी को एच से जोड़ा, एच को ई से जोड़ा, ये ट्रायंगल बन गया। क्योंकि इस ट्रायंगल में सिर्फ ऑक्टागन के शीर्ष इस्तेमाल हो रहे हैं, भुजाएं इस्तेमाल नहीं हो रही हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं वापस से। ये तो आपको समझ में आ गया, डायग्राम में फिर से बना रहा हूं। अब देखिए आप कैसे करेंगे। अपन क्या करते हैं, अपन को पता है ट्रायंगल बनाने के लिए n में से 3 पॉइंट्स लेने पड़ते हैं। तो 8C3 कर देते हैं, ठीक है। और इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि इस 8C3 में तो सभी ट्रायंगल्स आ गए, ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया, सारे आ गए। अब इसमें से हमें कुछ ट्रायंगल्स हटाने पड़ेंगे ताकि हमारे पास सिर्फ वो ट्रायंगल आए जिसमें सिर्फ ऑक्टागन के शीर्ष इस्तेमाल हुए हों, भुजाएं इस्तेमाल ना हुई हों। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो। पहले मैंने इस भुजा को लिया, ध्यान दो। अब इसके साथ में अगर इसको लूंगा तो मेरा ट्रायंगल मान्य नहीं होगा, इसको लूंगा तो भी मान्य नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब मैं इसके साथ पहले इसको ले लेता हूं। एक ट्रायंगल ये माइनस कर देता हूं मैं, है ना। एक ट्रायंगल ये माइनस कर देता हूं मैं, एक ट्रायंगल ये माइनस कर देता हूं, 3, और एक ट्रायंगल ये तो माइनस हो गई नहीं। तो मेरे पास ये है कि 1 2 3 4, इन 4 भुजाओं से बनने वाले ट्रायंगल मुझे माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर मैंने क्या किया, मैंने एक भुजा ली है, फिर मैं 2 भुजाएं लूंगा। इस तरीके से काम करूंगा मैं। एक भुजा मैंने ली है ट्रायंगल और ऑक्टागन की कॉमन, फिर मैं 2 भुजाओं को कॉमन लूंगा, है ना। तो माइनस पहले मैंने किया जब एक भुजा कॉमन, समझे आप बात को, जब एक भुजा कॉमन। तो जब एक भुजा कॉमन होगी तो इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग, इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे 1 2 3 4 ट्रायंगल मिल जाएंगे। तो 8 साइड के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे 32 ट्रायंगल मिल जाएंगे, 8 × 4। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है आगे, जब 2 भुजाएं कॉमन हो, जब 2 भुजाएं कॉमन हो,
जब दो भुजाएं कॉमन होंगी तो सीन क्या होगा वो देखिए। उस केस में मैंने इसको इसके साथ ले लिया एक तरीका, इसको इसके साथ ले लिया दो तरीका, इसको इसके साथ ले लिया तीन तरीका, फिर 4, 5, 6, 7 और फिर 7 और 8। समझ गए? तो कितने तरीके हैं? 8 तरीके हैं। समझे भाई? 3 तो यहां तक हो गए, फिर 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, टोटल 8 तरीके हो जाएंगे। तो मतलब 8 ट्रायंगल ऐसे मिलेंगे मुझे, क्योंकि इसको मैंने इससे जोड़ दिया तो ये एक ट्रायंगल बन गया, फिर इसको इससे जोड़ दिया तो ये ट्रायंगल बन गया। इस तरीके से 8 ट्रायंगल्स बनेंगे जिनमें दो भुजाएं कॉमन होंगी, अष्टभुज में और उस त्रिभुज में। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8C3 यानी कि 8 × 7 × 6/6 -40 यानी कि 16 आंसर। अब मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन का एक फॉर्मूला भी डेवलप कर सकता हूं। मान लो 8 की जगह मेरे पास n पॉइंट्स का या n साइड्स का पॉलीगन था, तो उसमें से NC3 हो जाएगा, माइनस यहां पर n है तो ये आपने n कर दिया। अब ये 4 कहां से आया होगा मैं आपको बता देता हूं। देखो, आपको पता है एक साइड कॉमन है, आपने ये वाली साइड कॉमन ले ली। अब आप ये वाली तो ये वाला पॉइंट ले नहीं सकते, ये वाला पॉइंट ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर लोगे तो फिर दो साइड्स कॉमन आ जाएंगे, आपको तो एक ही साइड कॉमन रखनी है। तो इन दोनों साइड्स को हटा दो। अब इनके अलावा आप क्या ले सकते हो? ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो। 4 का सिलेक्शन कर सकते हो, है ना? 4 में से किसी एक का सिलेक्शन कर सकते हो। तो ये 4 कहां से आया था? ये 4 आया था 4C1 से। तो 4 कैसा आया होगा? 8 - 4 करने पर, 8 - 4 करने पर आया था। करेक्ट है? तो अपन यहां पर कर देंगे n - 4 C1 और यहां पर था n, तो अपन भी कर देंगे +n। तो ये फॉर्मूला बन गया अपने पास NC3 - n × n - 4C1 +n। ये n साइड के पॉलीगन के लिए एकदम फिट बैठता है। अपन अप्लाई करके देखते हैं। मान लो अब इसी क्वेश्चन को अपन करते हैं एक डेकागन के लिए, यानी कि जिसके 10 भुजाएं होंगी। ठीक है, 10 भुजा कह सकते हैं जिसे अपन, जैसे अष्टभुजा था, अब 10 भुजा के लिए करते हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं, और इस बार आपके पास जो पॉलीगन है वो है डेकागन। डेकागन यानी होता है 10 भुजा। अब 10 भुजा है और सेम क्वेश्चन है कि ट्रायंगल आपको बनाना है, लेकिन किसी भी ट्रायंगल में इस 10 भुजा के साथ उसकी भुजा कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो फॉर्मूला होता है NC3 - n × n - 4C1 +n। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। 10C3 - 10 × 10 - 4C1 +10, ये आपका आंसर हो गया। ये खत्म होता है आपका वृत्तीय क्रमचय। अब हम आगे बढ़ रहे हैं एक जैसी वस्तुओं के वितरण की तरफ। ठीक है, तो टॉपिक है समान वस्तुओं का वितरण। इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ alike ऑब्जेक्ट्स, जिसको एक और नाम से जाना जाता है बैगर्स मेथड। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। अब अगला अच्छा टॉपिक है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इससे भी। इसमें सबसे पहली थ्योरम जो आप पढ़ने वाले हो, थ्योरम नंबर 1, वो क्या है? देखिए
पहली थ्योरम है n समान सिक्के हैं, एक जैसे सिक्के हैं, उनको आपको p व्यक्तियों में बांटना है। इस तरीके से बांटना है कि किसी भी व्यक्ति को कुछ भी मिल जाए, यानी कि किसी को हो सकता है कुछ भी ना मिले, किसी को एक मिल जाए, किसी को ज्यादा सिक्के मिल जाए एक से। तो ऐसा करने के कितने तरीके होते हैं? n प्लस p माइनस 1 cp माइनस 1 तरीके होते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, जिसमें मान लीजिए मेरे पास 10 एक जैसे सिक्के हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, 10 एक जैसे सिक्के हैं और इन सिक्कों को मुझे 4 भिखारियों में बांटने हैं। इन सिक्कों को मुझे 4 भिखारियों में बांटना है, ठीक है। तो ये सिक्के ले लिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब मुझे इनको इन 4 भिखारियों में बांटना है। तो मैंने क्या करा, कुछ पार्टीशंस लिए, पट्टे लिए लकड़ी के, मैंने यहां डाल दिए, मैंने यहां डाल दिया, मैंने एक यहां डाल दिया। तो यहां इन 3 पट्टों को डालने से मेरे पास 4 भाग हो गए। वो 4 भाग क्या कहते हैं मुझसे कि भाई मान लो भिखारी नंबर 1 है ए, उसको 2 सिक्के मिल जाएंगे। भिखारी नंबर 2 है बी, उसको 4 मिल जाएंगे। भिखारी नंबर 3 है, उसको 3 मिल जाएंगे। और भिखारी नंबर 4 है, उसको 1 सिक्का मिल जाएगा। मतलब ये जो 3 पाटे मैंने लिए हैं, ये इन 10 सिक्कों को 4 भागों में बांट रहे हैं। इसको बांटने का और तरीका भी हो सकता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब मान लो मैंने जो पाटे हैं वो यहां रखा, एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया। तो अब भी मेरे पास वही बात आ रही है कि यहां पर 0 सिलेक्शन मिला, किसी भिखारी को कुछ भी नहीं मिला। ए को 0 सिक्के मिले, है ना। बी को मेरे पास 4 सिक्के मिल गए, सी को मेरे पास फिर से 4 मिल गए, ठीक है। अब एक केस ये भी हो सकता था पार्टीशन करने का, 5 6 7 8 9 10, कि मैंने एक पट्टा यहां लगा दिया, एक पट्टा यहां और एक पट्टा यहां। तो अब मेरे पास देखोगे ये हिस्सा आया है, ये हिस्सा आया है, ये हिस्सा आया है, ये हिस्सा आया है। ये बी को मिल गया, ये सी को मिल गया, ये डी को मिल गया और ए को कुछ भी नहीं मिला। आपने देखा ए के पास कुछ भी नहीं आया। तो ऐसा भी हो सकता है। मतलब यह है कि ये पट्टे और वो सिक्के आपस में अरेंज जहां जहां हो जाएंगे, वहां वहां आपको 4 हिस्से मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब यह है कि टोटल मेरे पास क्या हो गया, अगर मुझे अरेंजमेंट करना है 10 सिक्कों को 4 भिखारियों में बांटने का, इस तरीके से कि किसी भी भिखारी को कुछ भी मिल जाए, तो इसका मतलब है मुझे सिर्फ एक कतार में इन 10 आइडेंटिकल सिक्कों को इन 3 आइडेंटिकल पार्टीशंस के साथ, पार्टों के साथ अरेंज कर देना है। तो टोटल हो गए मेरे पास 10 तो सिक्के हो गए और 3 हो गए मेरे पास पार्टीशन यानी कि पार्टी, ठीक है। तो इनका अरेंजमेंट यानी कि 13 फैक्टोरियल में से 10 एक जैसे हैं और 3 एक जैसे हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 13C3 और 13C3 को हम लोग लिख सकते हैं 10 + 4 - 1 C4 - 1। 10 का मतलब n हो गया, 4 का मतलब भिखारी हो गया, ये हो गया भिखारी। तो n + p - 1 CP - 1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद है थ्योरम नंबर 2। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि वो वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाएँ। और आपके द्वारा दिए गए प्यार और स्नेह से मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड फील कर रही है और आपके लिए और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है। n एक जैसे सिक्के हैं, समान सिक्के हैं। n समान सिक्कों को p भिखारियों में आपको बांटना है। p भिखारियों में बांटने के कुल तरीके कि प्रत्येक को कम से कम 1 सिक्का मिले, प्रत्येक को कम से कम 1 सिक्का मिले।
तो इसके तरीके कितने होंगे? इसके तरीके होंगे n-1 c p-1, n-1 c p-1। अब ये कैसे हुए वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई आपके पास इनिशियली कितने सिक्के थे? n सिक्के थे, है ना, कॉइन्स। भिखारी कितने थे? p भिखारी मान लो, A1 A2 करके ले लो, A1 A2 और AP, ये भिखारी हो गए। तो पहले मैंने क्या करा, एक एक सिक्का तो इनको इसी दिन दे दिया, रात में बुलाया और एक एक सिक्का सबको पकड़ाया। अब अगली सुबह फिर बुला लिया मैंने इनको, एक एक सिक्का मेरे पास से जा चुका है। अब मेरे पास कितने सिक्के बचे? n-p सिक्के। इस n-p को मैं थोड़ी देर के लिए कैपिटल N मान लेता हूँ। अब मुझे इसको फिर से इन भिखारियों में बांटना, और अब कितने भी तरीके से बांटना है, क्योंकि एक सिक्का तो मैं पहुंचा ही चुका हूं ना कम से कम उनके पास। अब मैं कितने भी तरीके में बांटूं, न्यूनतम एक सिक्का तो उनके पास रहेगा ही रहेगा। तो वापस से मेरे पास ये भिखारी आ गए, और अब मैं इनको कितने भी तरीके में क्योंकि बांट सकता हूं, तो कितने भी तरीके में बांटने के लिए हमने पहली थ्योरम पढ़ी है, वो है n + p-1 c p-1, ठीक है। और कैपिटल N को मैंने क्या मान रखा है? n-p। तो n-p + p-1 c p-1, p से p कैंसिल हुआ और आपके पास आया n-1 c p-1 एज रिजल्ट ऑफ दिस थ्योरम। तो आपके पास ये दो थ्योरम्स हैं। पहली थ्योरम ये कहती है कि n आइडेंटिकल सिक्कों को आपको p भिखारियों में बांटना है इस तरीके से कि किसी के भी पास कुछ भी चला जाए। हो सकता है किसी के पास एक भी ना जाए, हो सकता है किसी के पास एक सिक्का चला जाए, हो सकता है किसी के पास बहुत ज़्यादा सिक्के चले जाएं या सारे चले जाएं, कुछ भी हो सकता है। उस केस में n + p-1 c p-1 किया जाता है। अब अगर कंडीशन ये कही कि भाई n आइडेंटिकल सिक्कों को आपको p लोगों में बांटना है, p भिखारियों में बांटना है, कि प्रत्येक के पास एक तो कम से कम रहे है, मतलब 1 2 3 4, 0 किसी के पास ना आए, ठीक है। तो इसका मतलब वो तरीका हो जाएगा n-1 c p-1, करेक्ट है। अब इन दोनों में से आपको क्वेश्चन पढ़ के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि क्वेश्चन आपसे थ्योरम 2 की डिमांड कर रहा है या थ्योरम नंबर 1 की डिमांड कर रहा है। अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसके मदद से अपन इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक शेल्फ है, अलमारी, उस अलमारी में 6 खंड हैं, ठीक है, 6 खंड हो गए। अब आपके पास 12 ईंटें हैं एक जैसी, 12 एक जैसी ईंटें, 12 एक जैसी ईंटें हैं, और इन 12 ईंटों को आपको इन 6 खंडों में बांटना है। 12 ईंटों को इन 6 खंडों में बांटना है कि कोई भी खंड खाली ना रहे। तो आंसर, कोई भी खंड खाली ना रहे मतलब एक एक ईंट तो सबके पास कम से कम जाए। ऐसा करने के तरीके हो जाते हैं n-1 c p-1, यानी कि 12 - 1 c6 - 1, यानी कि 11 c5। ये आपका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है x + y + z = 102 है, और x जो है वो 1 से बड़ा है, y जो है वो भी 1 से बड़ा है, z जो है वो भी 1 से बड़ा है। आपको प्राकृत हलों की संख्या बतानी है, प्राकृत हलों की संख्या, प्राकृत हलों की संख्या आपको बतानी है। तो इसको कैसे करेंगे वो देखिए। आप थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि x - 1 > 0 हो गया, y - 1 > 0 हो गया, और z - 1 > 0 हो गया। अब मैं क्या करता हूं, x - 1 को मैं u मान लेता हूं, y - 1 को मैं v मान लेता हूं, z - 1 को मैं w मान लेता हूं। यानी कि u > 0 है, v > 0 है, यानी कि w भी > 0 है। समझ गए? इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यू आ गई मेरे पास u + 1, y की वैल्यू आ गई मेरे पास v + 1, z की वैल्यू आ गई मेरे पास w + 1। करेक्ट है? तो अब आप देख सकते हो मुझे क्या दिया हुआ था, x + y + z = 102 दिया हुआ था। x की वैल्यू u + 1 है, y की वैल्यू u + 1 v + 1 है, z की वैल्यू w + 1 है। तो 102 में से 3 माइनस हो जाएंगे,
ये हो गया u प्लस वी प्लस डब्ल्यू बराबर 99, क्योंकि वो जो +1 था वो मैंने 102 में से माइनस कर दिया। अब ये लिखी हुई इक्वेशन 99 बराबर u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, और आपको पता है u v w जो हैं वो तीनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 99 चीज़ों को तीन भिखारियों u v w में बांटना है कि किसी के भी पास कुछ भी आ जाए, क्योंकि u v और w तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, वो कुछ भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। कंडीशन समझ में आई आपको? तो इसका मतलब आपको 99 लोगों को तीन भिखारियों में बांटना है और किसी के भी पास कुछ भी आ जाए, यानी कि n प्लस पी माइनस 1 सी पी माइनस 1, यानी कि 99 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, आंसर हो जाएगा 101 सी 2। करेक्ट है। ये तो एक तरीका हो गया। अब एक तरीका सीधा सा है जो बहुत ही आराम से आपको आंसर तक पहुंचाता है। वो तरीका ये है कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड जो था वो 102 था, और x आपको दे रखा है x y z सब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इसका मतलब ये है कि मिनिमम 1 तो सबके पास जाना चाहिए। तो 102 चीज़ों को अपन को तीन भिखारियों में बांटना है कि कम से कम एक तो सबके पास रहे। तो ऐसा करने का तरीका है n-1 सी पी माइनस 1, यानी कि 102 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, एंड योर आंसर इज अगेन 101 सी 2। करेक्ट। ये इस तरीके से हो जाता है। ये वाला तरीका भी दिमाग में रखें, क्योंकि यहाँ पर तो आपको 1 दे रखा था इसलिए आप कर लिए, लेकिन मान लो कभी x का अलग अंतराल दिया, y का अलग अंतराल दिया, z का अलग अंतराल दिया, तो फिर ये तरीका काम करेगा। अब इस तरीके में भी आपको ये तीनों स्टेप्स करने की जरूरत नहीं जो मैंने आपको शुरुआत में समझाने के लिए करी है। आपको तो सीधा ये देखना है कि यहाँ पर जो भी है, अगर यहाँ पर a है, यहाँ b है, यहाँ c है, तो a प्लस बी प्लस सी को आपको उस टोटल में से माइनस कर देना है। तो फिर जैसे आप वो माइनस करोगे तो यहाँ पर a b c की जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी तो मैंने वही किया है। क्योंकि ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर मान लो a था, यहाँ b था, यहाँ c था, ये सब उधर जाएंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी u प्लस ए v प्लस बी w प्लस सी, और जब इस x y z की वैल्यू को मैं यहाँ रखूंगा तो a प्लस बी प्लस सी को मेरे को 102 में से माइनस करना पड़ेगा। तो जनरल कंसेप्ट ये कहता है कि ए बी सी की वैल्यू कुछ भी हो, ए बी सी मतलब यहाँ पर a लिखा हुआ होता है, यहाँ पर b लिखा हुआ होता है, यहाँ पर c, कुछ भी होता, हमें हमेशा टोटल में से a प्लस बी प्लस सी को माइनस कर देना है और फिर हमें ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन करके देख लेते हैं एक। अब अगला क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 108, और x दे रखा है 5 से बड़ा या बराबर, y दे रखा है 3 से बड़ा या बराबर, z दे रखा है 2 से बड़ा या बराबर, और आपको वही प्राकृत हलों की संख्या निकालनी है जैसा कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर ये a है, यहाँ b है, यहाँ c है, तो a प्लस बी प्लस सी करो, कितना हो जाएगा 10। इस 10 को तुरंत माइनस कर दो वहाँ से, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 98 हो जाएगा। अब आपको इन 98 वस्तुओं को तीन भिखारियों में बांटना है। जैसे आपने माइनस किया तो अब x, y और z का जो सिलेक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। मतलब अब 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, यानी कि 98 को तीन भिखारियों में बांटने के तरीके, किसी भी तरीके से कुछ भी मिल जाए किसी को, तो ये हो गया आपके पास 100C2। ठीक है। अगला क्वेश्चन, असमीका x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन और इक्वल टू 100 के शून्यतर पूर्णांक हलों, शून्यतर यानी नॉन नेगेटिव होता है, जो कि कभी नेगेटिव ना हुआ हो, ठीक है, उसको शून्यतर कहते हैं। पूर्णांक हलों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने x प्लस वाई प्लस जेड में एक भूखा भिखारी जोड़ दिया, जिसकी वजह से ये इक्वलिटी ऐसे हो गई। अब आप इसको ऐसे समझो कि 100 चीज़ों को आपको 4 भिखारियों में बांटना है, तो 100 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1, इससे b के सारे केसेस आ जाएंगे आपके पास, तो 103 C3 आपका आंसर हो गया। ठीक है। किसी बैग में असंख्य लाल, सफ़ेद, काली व हरी बॉल्स हैं। बॉल्स रंगों के अलावा समान ही हैं, रंग अलग अलग हैं, बाकी शेप एंड साइज उनका सेम है। कितने तरीकों से 10 बॉल्स का सिलेक्शन संभव है? 10 बॉल्स का सिलेक्शन संभव, भाई बॉल्स तो 10 हैं लेकिन कलर तो 4 हैं, रेड, वाइट, ब्लैक और ग्रीन, यानी कि 4 कलर 4 भिखारी हो गए, किसी भी कलर की बॉल हो सकती है। तो 10 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1,
ये आपके पहले का आंसर है, यानी कि 13C3। ऐसे कितने तरीके होंगे, सेकंड पार्ट पे आते हैं, जिनमें प्रत्येक 10 बॉल्स के चयन में सभी 4 रंगों की बॉल्स होंगी। सभी 4 रंगों की बॉल्स होंगी मतलब कि रेड की भी बॉल होनी चाहिए, मतलब कम से कम एक रेड तो होना चाहिए, कम से कम एक वाइट होना चाहिए, कम से कम एक ब्लैक होना चाहिए और कम से कम एक ग्रीन होना चाहिए। अब क्योंकि कम से कम एक वाला केस है तो हमें लगाना पड़ेगा n-1 CP-1, यानी कि 10-1 C4-1, यानी कि 9C3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक व्यक्ति है, अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति है, उसको 25 आम खरीदने हैं, इसको 25 मैंगोज यानी कि आम खरीदने हैं और 4 प्रजातियों में खरीदना है, 4 डिफरेंट वैरायटीज में, नस्लों में खरीदना है, 4 डिफरेंट वैरायटीज में उसको ये 25 आम खरीदने हैं कि हर एक वैरायटी का उसके पास, प्रत्येक वैरायटी का, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसके हिसाब से लिखते जाइए। यहाँ पर तो मैं बोर्ड पे शॉर्ट तरीके से लिख रहा हूँ, प्रत्येक वैरायटी के कम से कम उसके पास 4 आम हो। ठीक है, हाउ मैनी वेज कैन ही प्लान हिज परचेज, अब कितने तरीकों से वो ये खरीदारी कर सकता है। ठीक है, अगर हर एक वैरायटी के आम को अपन आइडेंटिकली माने तो आप ये मानकर चलो ये ऐसा कुछ है कि उसको, व्यक्ति को जो आम खरीदने हैं वो 4 वैरायटी से खरीदने हैं और ये सब मिलकर के 25 हो जाने चाहिए। अब आगे वो ये कह रहा है कि भाई ये जो 4 वैरायटीज हैं, इन 4 वैरायटीज से कम 4 आम तो उसके पास होने ही चाहिए। तो इसको ऐसे सपोज कर लो, अब ये आपके पास इक्वेशन फॉर्मेट में आ गया। मैंने आपसे बोला था इन सबको जोड़ दो और टोटल में से घटा दो, ये सब जुड़ेंगे तो 16 हो जाएंगे, 16 को 25 में से घटाओगे तो 9 हो जाएंगे। तो अब M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, इसको डैश 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 कर दो क्योंकि अभी चेंज हो गया है, 25 माइनस 16 बराबर 9 हो गया। अब 9 को आपको 4 वैरायटीज में बांटना है और किसी भी तरीके से आप बांट सकते हो। तो किसी भी तरीके से बांटने का तरीका 9 + 4 - 1 C4 - 1, दैट इज 12C3 इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास 2 एप्पल्स हैं, 3 मैंगोज हैं और 5 ऑरेंजेस हैं। एप्पल्स एक जैसे माने गए हैं, आम एक जैसे माने गए हैं, नारंगियां भी एक जैसी मानी गई हैं। इनको आपको 3 व्यक्तियों में बांटना है ABC में, कि किसी को भी कुछ भी मिल जाए, सभी को बांटना है। तो कैसे बांटेंगे देखो, अगर एप्पल को मेरे को बांटना है तो 2 + 3 - 1 C3 - 1 तरीके से बढ़ जाएगा। अगर मैंगोज को मुझे बांटना है तो 3 + 3 - 1 C3 - 1 से बढ़ जाएगा। और अगर ऑरेंजेस को मुझे बांटना है तो 5 + 3 - 1 C3 - 1 से बढ़ जाएगा। मल्टीप्लाई मैंने इसलिए किया है क्योंकि तीनों ही को बांटने को कहा गया है। जब सारा काम एक साथ होता है तो हम मल्टीप्लिकेशन रूल का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा आंसर है। इस पर बेस्ड जेईई मेन 2018 पे 19 पर क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए इसको ध्यान से करिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करेंगे बच्चों, इसके बाद के टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों। अगर आपको इस टॉपिक का वीडियो अच्छा लगा और आप पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 1800 2121 799